गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम कक्षा 4 की पुस्तक हिंदी व्याकरण का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बताइए, भाषा, लिपि, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? बताइए बच्चों। तो चलिए मैं बताती हूँ। भाषा, भाषा क्या है? हमारी बात, हमारी मन की बात, हमारे मन के विचार एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे तक विचार पहुंचाते। फिर अब आ जाइए लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखित रूप देना लिपि कहलाता है, यानी भाषा को लिखना लिपि के द्वारा सीखते हैं। तो लिपि क्या है? चिन्ह है, ध्वनियों के कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए। हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी कि भाषा का लिखित रूप जो है आपका लिपि कहलाता है। अब व्याकरण, व्याकरण में नियम होते हैं भाषा सीखने के। ठीक है, व्याकरण सीखकर हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, अब इन्हीं तीनों यानी कि भाषा, लिपि और व्याकरण को और विस्तार से इस पाठ में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ में हम सीखेंगे भाषा, भाषा के रूप, लिपि और व्याकरण। इस तरह से इन सभी बिंदुओं पर हम अच्छा प्रकाश डालेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा। उदाहरण देखिए। उदाहरण, दो बच्चे हैं, भाई बहन। भाई कहता है, दीदी लगता है हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। फिर इसकी बात को, भाई की, छोटे भाई की बात को समझकर बड़ी बहन यानी दीदी इसकी कहती है, नहीं मयंक, ये देखो बोर्ड पर भी इधर जाने का संकेत दिया गया है। ठीक है, इस तरह से संकेत की ओर इशारा करती हुई कहती है, नहीं हम सही जगह पर हैं। ठीक है, बोर्ड पर जाने का, इधर जाने का संकेत दिया गया है। ठीक, चलिए अब देखिए, हमने उदाहरण देखे। चित्र में आपने देखा कि भाई ने अपनी बात बोलकर दीदी को बताई और उसको सुनकर बोर्ड पर लिखी बात पर पढ़ के संकेत को देखकर बताई। ठीक है, ये बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्रिया क्या होते हैं? भाषा के कौशल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सभी क्रिया मिलकर भाषा बनाते हैं। भाषा में क्या है? आप जो कुछ बोलते हैं, सामने वाले को आपकी बात का अर्थ भी समझने आना चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ भी बोल रहे हो और सामने वाला आपकी बात ना, नहीं। भाषा का अर्थ होता है, आपकी बात समझी जाती है, तभी वो क्या होती है? पूर्ण रूप से भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, भाई ने पूछा, बहन ने बोलकर, लिखित रूप को पढ़कर, देखिए यहाँ पे लिखित रूप था, इसको पढ़कर उत्तर दिया। तो इस तरह से बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है? भाषा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी से मिलकर भाषा बनती है। ठीक है, ये भाषा के कौशल। ठीक, अब भाषा की परिभाषा देखिए, अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करना ही भाषा कहलाती है या भाषा है। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के कौशल हैं और ये क्रिया है। भाषा को हमें कोई भाषा आती है तो उस भाषा का ऐसा अर्थ होना चाहिए कि सामने वाला समझे। हमें अच्छे से शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से सुनना और पढ़ना लिखना आपको आनी चाहिए। ये हुई। अब आ जाइए भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर की जाती है, ठीक है, और लिखित भाषा लिखित रूप में, यानी कि अपने विचार, अब यदि आप बोलकर बता रहे हैं तो मौखिक भाषा, यदि अपने विचार, अपनी बात आप लिखित रूप में बता रहे हैं तो वो लिखित भाषा। ठीक है, तो इस तरह भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक, जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है। ठीक, जब हम लिखते हैं तो दूसरा पढ़ता है। लिखित भाषा को समझने के लिए हमें पढ़ना आना चाहिए, बाकी बोली गई भाषा को हम सुनकर समझते हैं और लिखित भाषा को हम पढ़कर समझते हैं। सबसे पहले आ जाइए मौखिक भाषा। बोलना, बोलना भाषा का पहला रूप है। भाषा का वह रूप जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है मौखिक भाषा कहलाता है। इसमें अपने विचार बोलकर दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं और दूसरे सुनकर उन्हें समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपस में की गई वार्तालाप,
भाषण देना, टीवी पर समाचार सुनना, गाना गाना, नाटक देखना, कहानी कहना सुनना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर समझी जाती है, बोलकर कही जाती है और सुनकर समझी जाती है। अब आ जाइए लिखित भाषा। लिखना भाषा का दूसरा रूप है। सबसे पहला रूप बोलना है, दूसरा लिखना। लिखना भाषा का दूसरा रूप है। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर व्यक्त किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है, लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल भेजना, और देखिए समाचार पत्र पढ़ना, ठीक है, SMS भेजना और कहानी पढ़ना, निबंध लिखना, ये सब क्या है, आपके लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ठीक, तो बच्चों लिखित को समझने के लिए हमें पढ़ना आना चाहिए, जबकि बोलकर कही जाने वाली भाषा को हमें सुनकर समझना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे आ जाइए। अब आ जाइए लिपि। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, यानी हमारी ध्वनि को क्या है, एक रूप दे दिया गया है, एक आवाज को एक रूप दे दिया गया है, वही चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ये जब भी पढ़े या लिखे जाते हैं, ये जब भी पढ़े या लिखे जाते हैं सदा वही ध्वनि देते हैं, यानी निर्धारित चिन्ह, यानी कि एक ध्वनि, एक आवाज को एक रूप दे दिया गया है, अब फिर भाषा में उस रूप का बार बार प्रयोग होता है उसी रूप में। ठीक है, तो हर बार वो ध्वनि समान रूप से होती लिखित रूप में। संसार में कई भाषा हैं जिनके पढ़ने लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। ठीक है, इन्हीं चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इन्हीं चिन्ह को लिखने के ढंग को, यानी भाषा को लिखने के ढंग को, या इन्हीं ध्वनि के जो चिन्ह निर्धारित किए, जैसे वर्णमाला अ आ इ ई उ ऊ री, क्या है, अ कैसे बनता है हमें मालूम है, आ बड़ा आ कैसे बनता है, ये क्या चिन्ह है, यानी हमारी ध्वनि चिन्ह के रूप में निर्धारित की गई, यही चिन्ह जो लिखने का ढंग जो होता है वो लिख। ठीक है, यानी कि भाषा को लिखित रूप देना। तो इस तरह से भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए वर्णों के लिखने के ढंग के या तरीके को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। संसार की हर भाषा की अपनी लिपि होती है, सबकी अपनी लिपि होती है, जैसे उर्दू की फारसी, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, ठीक है, और अंग्रेजी की रोमन। तो इस तरह से सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। संसार की हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की भी देवनागरी लिपि होती है, लिपि के नाम है। ठीक है, बाकी पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, और आगे देखिए अंग्रेजी लिपि रोमन, और उर्दू की लिपि फारसी। बाकी नेत्रहीन, जो देख नहीं सकते, जो व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं देता, उनको भी भाषा सीखने का एक तरीका मिलता है, उनकी भी अपनी लिपि होती है, ब्रेल लिपि के। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग कौन करते हैं, जो नेत्रहीन होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता। तो बच्चों लिपि हुआ। अब आ जाइए व्याकरण। व्याकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्याकरण भाषा के नियम होते हैं। व्याकरण में हर एक भाषा की अपनी व्याकरण होती है। व्याकरण के अंतर्गत सभी भाषा की अपनी अपनी व्याकरण होती है, और उस भाषा से संबंधित नियम व्याकरण में होते हैं, यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने का तरीका जो हमें सिखाता है व्याकरण। ठीक है, भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने में भी व्यवस्था का होना जरूरी है, नहीं तो सब अपनी मर्जी से क्या करेंगे, सही गलत बोलेंगे, सब अपनी मर्जी से भाषा का प्रयोग करेंगे। ऐसे क्या है कि हम अपनी भाषा जो हम बोले, हम तो समझ सकते हैं, सामने वाला नहीं समझ सकते। यानी भाषा को शुद्ध करना किसके अंतर्गत सीखते हैं, हम व्याकरण के अंतर्गत सीखते हैं। ठीक है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है, व्याकरण। ठीक, अब आ जाइए उदाहरण के लिए, गरिमा खेल रहा है, मेरे को जलेबी खाना है। तो बच्चों आप खुद बता दीजिए, ये तो देखो यहाँ पर खुलकर इस चीज को बताया गया, स्वयं बताए क्या ये सही है, दोनों वाक्य सही है, गलत है। देखो गरिमा खेल रहा है के जगह पर क्या आएगा, गरिमा खेल रही है, मेरे को जलेबी खाना है, ये भी गलत है, मुझे जलेबी खानी है। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य अशुद्ध है। इस तरह से इस चीज को यहाँ पर खुलकर बताया गया है। क्या, मेरे को गलत शब्द है, मेरे को की जगह क्या आएगा, मुझे।
ठीक है, इस तरह से गरिमा खेल रही हमारा सही है। ठीक, तो भाषा के कुछ नियम होते हैं, भाषा के कुछ नियम होते हैं जो व्याकरण के अंतर्गत हम सीखते हैं। तो इस तरह से अब आ जाइए परिभाषा। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है, यानी कि हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं व्याकरण के माध्यम से। आगे आ जाइए, हमने सीखा भाषा के द्वारा हम अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव विचार ग्रहण करते हैं, ये हमने सीखा। दूसरा, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि भी हमने सीख लिया, यानी कि भाषा को लिखने के ढंग को। ठीक, व्याकरण भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो इन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से इस पाठ में हमने जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पे। धन्यवाद।